नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे जेंसोल कंपनी का। इसका बेसिकली जो नाम रखा गया है जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। कंपनी का कारोबार से पता चलता है कि इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है और यहाँ पे इनकी वेबसाइट्स पे जब जब विजिट करते हैं तो इनकी स्टॉक प्राइस में उतार चढ़ाव की आंकड़ा भी दिखाती है। क्या इसी तरह के आंकड़ा इनके कारोबार को भी दिखाना चाहिए था, जिस हिसाब से स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करती है? क्यों नहीं, इस कंपनी को लेकर के थोड़ा सा हम पेज बाय पेज समझने के प्रयास करेंगे। जो कहती है जो कि क्लीन एनर्जी में अच्छा खासा योगदान की बात करती है, सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करती है और कहती है बिल्डिंग टुमारो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के कारोबार रहा, जहाँ पे टन की ईपीसी, सोलर ट्रैकिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सॉल्यूशंस, ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड ईवी लीजिंग का कारोबार करती है, जिसका नाम है जेंसोल। और जिसको कंपनी के बारे में कहती है कि कंपनी 2012 में, 2012 में भाई अनमोल एंड पुनीत सिंह जो कि जागी हैं, जो कि इनका स्टार्ट किए थे, इनका ऑपरेशन किया गया था। कहते हैं जर्नी इन द रिवोल्यूशन द क्लीन एनर्जी सेक्टर को लेकर के, जिसमें ईपीसी और बाकी सारे कामकाज हमने देखा है, जिन्होंने अपने लिस्ट को लेकर के बात बताई, जहाँ पे सर्विसेज की बात करें, प्रोडक्टिविटी में इनके पास सोलर ट्रैकर हैं, ईवी मैन्युफैक्चरर्स का कामकाज करती है, जबकि इनके पास प्रोजेक्ट की डेट भी देती, प्रोजेक्ट की डेटाबेस भी रखती है। और प्रोजेक्ट की डेटाबेस में कहती है कि गुजरात में 160 मेगा वाट्स की था, वेस्ट बंगाल में प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट की बात करती है। इसके अलावा सोलर ट्रैकिंग में अलग अलग क्षेत्रों में जापान की बात करती है, इंडिया में करीब 10 मेगावाट की बात करती है फर्स्ट। इसके अलावा कहती है कि इंडिया में कुछ और इनके पास प्लांट की बात सामने रखी है। ट्रस्टेड बाय द बिगेस्ट नेम इन द क्लीन एनर्जी सेक्टर में कहते हैं कि हमारे साथ बड़ी बड़ी जो क्लाइंट्स हैं, चाहे रेन्यू की बात किया जाए या सापुर जी पॉलन जी की बात किया जाए, सन्स का देखा जाए, टाटा पावर को देखा जाए, इनके साथ मेरा कामकाज रहा, जिसमें कि अदानी जैसी कंपनी का नाम भी शामिल है। तो क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा समझते हैं, मार्केट के रिएक्शन को लेकर के जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती है, जो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या कहता है और इससे आने वाले फायदे नुकसान पे चर्चा करेंगे, इनके कारोबार से लेकर के इनके स्टॉक परफॉर्मेंस की। सबसे पहले हमारी नजर में जाती है कि बुक वैल्यू कहता है 155 का, इंट्रिंसिक वैल्यू काफी बेटर है। और आज भी कह सकता हूं कि ये जो प्राइस है, करंट सिचुएशन की प्राइस आज भी अंडर वैल्यूड है फ्रॉम द इंट्रेंसिक वैल्यूज। एक दूसरी सवाल की तरफ देखें, जहां पे कंपनी का इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंगली आज भी कंपनी ओवर वेटेज है। मतलब दो अलग अलग इम्पैक्ट दिशा दिखाती है। एक दिशा दिखाती है इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे जो जो करंट सिचुएशन है वो अंडर वैल्यूड है, और दूसरी तरफ कहती है ओवर वैल्यूड है। और ओवर वैल्यूड के पीछे क्या कारण हो सकता है, उस पर भी हम थोड़ा सा पहलू पे ध्यान देंगे। जहां आरओई 20%, आरओसी 14% की बात करती है, और कंपनी में डेट्स काफी ज्यादा रहा है, 2.33 का आंकड़ा दिखाता है। और करंट रेशियो का पार्ट करिए देखें तो 1.27% के आसपास की बात करती है। और एक डिमेरिट की बात करूं, कंपनी की एक बहुत लंबी डिमेरिट है। क्या है? एक बिग डिमेरिट की बात कह सकते हैं, जो 62% की होल्डिंग में कंपनी 80% की होल्डिंग को प्लेज करके। आखिर कौन सा सिचुएशंस है जो मार्केट को उसको डैमेज करता है, जहाँ पे डिविडेंड कुछ देता नहीं है? और इन सभी पहलुओं की तरफ पता है क्या करने वाले हैं हम लोग, केवल आर को जानेंगे। मार्केट है चाहे पर्सनल लाइफ हो, हम लोग रिस्क को हमेशा देखते हैं। रिस्क के लिए पहला परफॉर्मेंस देखना जरूरी है, इसलिए उसको कहते हैं रिकंसलेशन की पार्ट। दूसरी, रिस्क के बेसिस पे हम रिवार्ड को देखते हैं, आखिर क्या मैनेजमेंट बिजनेस से कुछ दे रही है कि नहीं दे रही है। तीसरी, स्टॉक मार्केट की ग्रोथ और डाउन के बेसिस पे क्या रिटर्न बनती है। तो क्या सवाल है कि आने वाले समय में जो स्टॉक की प्राइस जो हायर टू हायर करीब 1377 के आसपास था, तो वहां से ढुलकती हुई नजर आती है और लगातार अपने बॉटम के पास अटक तो नहीं जाएगी? ऐसी बात तो नहीं है। तो इसमें आखिर गोल्डन रूल कौन से अप्लाई किया जाए, जिससे कि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज और प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, बुक करके, और उसको मैक्सिमाइज भी किया जा सकता है। जो यदि बिजनेस एरिया की बात किया जाए,
तो कंपनी क्या करती है, सोलर सेक्टर की कंपनी के तौर पे उभरती है। चलिए अब इनके उन पहलुओं पे भी ध्यान देते हैं जहां इनका सितंबर तक का डेटा है। सितंबर तक की डेटा में कंपनी ने कहा कि हमारा जो सेल्स ग्रोथ था वो हम अब इंक्रीज कर रहे हैं, और हमारा इंक्रीज करते करते 73% तक की ग्रोथ की बात करती है यदि आप कंपेयर करें केवल और केवल यहाँ से। इसी आंकड़ा से यहाँ भी देखने को मिलता है। ईयरली ग्रोथ की तरफ ध्यान दें तो शायद हम ये भी देख सकते हैं कंपनी में जो ईयरली ग्रोथ था वो कुछ भी नहीं था 2020 में कंपनी के पास, लेकिन 24 में पता है कितना, लगातार बढ़ती हुई नजर आती, जबकि ईबिटा तक में करीब 200% तक की उछाल कर ईयरली की बात करें। यदि नंबर की बात करें तो कंपनी का खुद का भी कारोबार है और खुद के कारोबार में 300 करोड़ की टर्नओवर की बात करती है, और ओवरऑल कंपनी के कारोबार में यदि देखा जाए तो सेल्स करीब 346 करोड़ की बात करती है। उस 346 करोड़ के कारोबार से 31% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनाती है और 23 करोड़ की प्रॉफिट बुक करती है, जो कि पिछले पीरियड से क्या करती है, यदि आप वाई के डेटाबेस देखें तो कहती है जो बीटा परफॉर्मेंस की बात, लेकिन क्यू और क्यू को देखें तो कहती है जो नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को डिक्लाइन करती है मार्केट में। ईयरली ग्रोथ और लास्ट 12 महीने के डेटा को यदि हम देखें तो सामने दिखता है कि 1300 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट करती है, और खास करके 2021 के बाद, कोविड के बाद मार्केट ने एक स्विंग बनाई। अब एक सवाल है, यदि ये स्विंग बना रही थी तो इनकी चार्ट ग्राफ में क्या लास्ट 5 सालों को डेटा में स्विंग बनाई, कहती है ऑब्वियसली बना रही है। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट कुछ सालों में स्विंग बना रही, वैसे वहां भी स्विंग बनाती नजर आई स्टॉक की चार्ट को। ईयरली ग्रोथ लगातार वृद्धि दर्ज करती है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार वृद्धि के साथ सस्टेन कर पाती है। ये इनके लिए एक बड़ी बात। अब इनके लिए एक डिमेरिट की बात करता हूँ। आप कहते हैं कि हमेशा डिमेरिट और मेरिट की बात क्यों करता हूँ। देखिए एक अक्सर समझ में आती है, यदि आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम आपके उतने ज्यादा हैं जितने की आपके कर्ज वाली पोजीशन को लेकर के पेमेंट करनी हो, तो आपको पॉकेट से कुछ देना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज पॉकेट से देना भारी पड़ जाता है और वो आपके रिस्क को दर्शाती है। अब आती है एक और, अलग अलग तरीके के रिकंसिलिएशन हो सकती है, अपनी 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 सोच के अकॉर्डिंगली बात किया जाए तो फिलहाल यदि हम डेटर्स डे को रिस्क को देखें तो 86 दिन हो गया, जो कि पहले करीब 67 दिन के आसपास की बात कर रही थी, वहां पे पैसा और इंक्रीज कर जाती, जो कि इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई। और उसकी बात करें यदि बैलेंस शीट के फिगर को देखें तो कर्ज को लेकर के लास्ट सितंबर में कर्ज की तरफ क्या किया है, पे आउट किया है। पे आउट कहाँ से किया, इसका एक बड़ा सवाल बन जाती है, और सवाल बनने के पीछे आप इन पोजीशन को देखिए कंपनी कर क्या रही है। जहां आपके पास 723 करोड़ की एसेट्स क्रिएट थी, फिक्स एसेट्स की बात करूं जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी की बात किया जाए, वहां पे आपने घटा के 257 करोड़ कर दिया, और जो बाकी पैसा था वो कहाँ गया, वो कहते कि शिफ्ट कर गया। शिफ्ट तो यहाँ पे देखने को मिला, कहाँ पे, अदर पार्ट्स में, और वहां पे देखने को मिला कि इनके पास जो बाकी है वो 309 करोड़ की डेटा की बात कर। अब इनके अकॉर्डिंगली आप यदि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस को देखें तो एक बात समझ में आएगी कि 348 करोड़ की फिलहाल उन्होंने सेल्स किया, 309 करोड़ का उधार रखा और 23 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, जबकि कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम कितना रहा, 0/0, और लायबिलिटी ज्यादा बढ़ती। इन तीनों फिगरों को देखने के बाद कुछ कंक्लूजन पे जाएंगे कि आखिर बिजनेस में कितनी परसेंट की रिस्क बनी है, कितने दिन के लिए रिस्क बनी है, और इतने इन्वेस्टमेंट करने के बाद की बात कर रहा हूँ। पूरे के पूरे कंपनी का मार्केट कैप करीब 3000 करोड़ से ज्यादा की बात कर रही है। और इसके अलावा यदि हम कुछ पॉइंट आउट को जरा नोट करें तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, जो कंपनी में जो एसेट्स की तादाद थी, एसेट्स जो था वो बढ़ी, लेकिन
उससे ज़्यादा आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, ये आपको क्या करती है, एक डैमेज करती हुई डिमेट करती हुई नज़र आती है। अब एक चीज़ और देखा जाए तो कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम कहती है जो सेल्स बढ़ोतरी हमेशा किया है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में लास्ट 1 साल से क्या चल रही है, बिकवाली का प्रेशर था और रिटर्न ऑन इक्विटी इनको लगातार सपोर्ट दे रही है। तो यदि इन सब चीज़ों से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कह रही है तो मार्केट को चलना आसान है। जबकि कंपनी में यह भी देखा गया कि निवेशकों की लिस्ट में जो एफआईआई है उन्होंने भर के खरीदा और डीआई ने ऐसा कोई भी चाल नहीं चली। हो सकता है उनके पास ही पोजीशंस हो लेकिन वो दिखावटी के लिए नहीं है, वो मार्केट में पैनिक और सेंटीमेंट के लिए। 35% की आसपास की पब्लिक होल्डिंग है और इस पब्लिक होल्डिंग में कुछ नाम शामिल बिल्कुल नहीं है। करीब करीब 85,000 से ज़्यादा निवेशक है कंपनी में एज ऑन द 30 सितंबर तक के डेटा की यदि बात किया जाए तो, जबकि पीयर्स में लार्सन एंड ट्रूब्रो, टेक्निको टेक इंजीनियरिंग और स्टार्लिंग एंड विल्सन जैसे कंपनी भी शामिल है। कंपेरिजन टू द जो कि 42 कंपनी की डेटा यहाँ के अकॉर्डिंग कहता है, उसमें आज भी यहाँ पे वैल्यू क्या है, इंजीनियर्स इंडिया से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में बना हो, जबकि कंपनी में डेट्स काफी ज्यादा है, डेट्स कम कर लिया तो शायद और ग्रोथ लेवल पॉसिबिलिटी है। जहां तक कंक्लूजन की बात है तो कंक्लूजन में कुछ अच्छी बातें भी निकल के आती है और कुछ चीजों को लेकर कहती है डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती है, इंटरेस्ट बिल्कुल लो बात करती है। कंपनी की सबसे बड़ी डिमेरिट है कि प्लेज करके रखा और होल्डिंग लगातार डिक्रीज करती जो हुई जाती है। जबकि चार्ट एनालिसिस, चार्ट ट्रेंड की बात कहती है जो एक बार पहले भी इस तरह के ट्रेंड बनाया था। इस तरह के ट्रेंड में होता क्या है, तो बॉटम पे लेना और पिक पे आकर के बेचना, ये एक क्या कहती है, एक प्रॉफिट बुकिंग के संकेत देती है। और इसके लिए दोस्तों एक गोल्डन रूल कहती है जो साल दर साल कंपनी ने आपको डिविडेंड तो नहीं दिया लेकिन स्टॉक मार्केट के रिएक्शन ने पिछले 5 सालों में 4000% की ग्रोथ दिया है, जबकि लास्ट 1 सालों में केवल 4%। लेकिन यदि आप हायर टू लोअर को देखें शायद बेटर रिटर्न दिया है और बेटर नुकसान भी दिया जिन लोगों ने यहाँ पे आकर के ले लिया और आज तक बसे हुए हैं, उनके लिए आज भी उनकी पोर्टफोलियो में नुकसानदायी बनती नजर आती है। इसके लिए गोल्डन रूल कहता है कि जब भी लिया उसको एक न्यूट्रल मानते हैं, नीचे के लिए हमेशा एक रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एसएल का यूज करना है, जो कि आपकी लॉस मेकिंग कैपेसिटी होगी, लॉस क्या होगी, लॉस गेनिंग कैपेसिटी होगी। और एक्सपेक्टेशन जो दिखती हुई प्रॉफिट है उसको बुक करते रहना चाहिए, जिसमें खास करके टर्म प्लस आपकी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल ध्यान रख के देखा जा सकता है। और इसके लिए एक अच्छे से प्रिंसिपल बनाए फाइनेंशियल डिसीजन करते हैं एक एक्सपेक्टेशन कितनी परसेंट रिस्क के साथ। अब जिस भी टाइम पे लिया, जिस भी नंबर पे लिया, आपके लिए गोल्डन रूल हमेशा कुछ ना कुछ दे के जाएगी। यदि लेके भी जाते तो नॉमिनल लेके जाएगी, उसको कहते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।